दुनिया में जब बात चल रही हो और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाने वाले एक नादान बच्चे को आप नजरअंदाज कर दें तो लोगों को बुरा लग सकता है, और ऐसा ही बुरा लगा है किम जोंग उन को। कारण आपने G20 कर ली, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, और तो और इन दिनों आपने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक बुला रखी है। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही है और कोई किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, तो अपन तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करेगा। और इसी तरह से करने वाले नॉर्थ कोरिया ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की थाईलैंड में चल रही बैठक, जो कि 16 तारीख से 19 तारीख के बीच शुरू हुई है, अमेरिका खुद आया हुआ है, 21 देश एकत्रित हो रखे हैं, जहां G20 15 और 16 नवंबर को पूरी हुई, जिसमें 20 देश एकत्रित हुए थे। वहां पर ध्यान आकर्षित किया था रशिया ने और यूक्रेन ने। अब यहां पर जब रशिया यूक्रेन ने कुछ नहीं किया 16 से 19 के बीच में, तारीख बदलने वाली है, कल 19 हो जाएगी, कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है, मसाला ही नहीं आकर बाहर आ रहा है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया ने कहा लीजिए अब हम चलाते हैं ताकि थोड़ी हमको भी इज्जत मिले, हमारा भी ध्यान दिया जाए। और ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया के द्वारा हाल ही में चलाए गए जिस प्रकार के बम की बात की जा रही है, वो ऐसा है कि वो बम अगर गिर जाए तो वो अमेरिका की टेरिटरी में जाकर गिर सकता है। असल में अब तक क्या होता आया है, जितने भी बम दुनिया के गिरते थे वो जापान के आसपास गिरते थे। प्रेडिक्शन बता रही है कि जो टेस्टिंग इन्होंने अब की है वो ऐसी की है कि जो मेनलैंड अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे आप कहते हैं, वहां पर जाकर के ये अपनी मिसाइल गिरा सकते हैं। इतना गजब इन्होंने मिसाइल चला दिया है। इस बात से तुरंत अमेरिका भड़क गया। अगर आपको वो वाला घटना याद हो जो मैंने अपने चैनल पे किया था, आपको ध्यान होगा, जिसमें मैं बताया था कि G20 की बैठक के दौरान जब रशिया ने यूक्रेन पर बम चलाया तो अमेरिका सुबह 5 बजे बाइडेन अपने सारे मंत्रियों को लेकर बैठ गए कि अब क्या किया जाए, पोलैंड पर बम गिर गया है। बिल्कुल वैसे ही इस समय उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आई हुई हैं और वो इस समय थाईलैंड में अपने साथ के सारे नेताओं को लेकर बैठ गई हैं कि अब क्या किया जाए। इसने तो ऐसी मिसाइल चला दी जो अमेरिका पर जाकर गिर सकती है। और ये सारा घटनाक्रम आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर कुछ खबरों की कटिंग से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात रही होगी। कमला हैरिस, देखिए राष्ट्रपति आए थे बाइडेन G20 के अंदर। अब चूंकि एशिया पैसिफिक की मीटिंग है, बाइडेन चले गए अपना देश संभालने के लिए, उन्होंने उपराष्ट्रपति को भेज दिया। कमला हैरिस इस समय आई हुई हैं और उन्होंने अभी जिस मीटिंग में हिस्सा लिया, उस मीटिंग के दौरान अचानक यह सूचना मिलती है, जापान आकर कहता है कि पापा पापा सुनो, सॉरी पापा ना ही बोले, क्योंकि असल में जापान की केयर करने के साथ तो हुक्म वाली बात हो गई। साहब सुनो, बोले क्या हो गया, आपने मेरी गारंटी ली थी कि आप मेरी हिफाजत करोगे। बोले हाँ की थी। वो देखो फिर पटाखा चला दिया, मेरी छोड़ो आप अपनी बचाओ आप। बोले क्यों? क्योंकि उसने ऐसी मिसाइल डाली है जो आपके ऊपर जाकर गिरती। अमेरिका घबरा गया कि बोले यार अब तक तेरे ऊपर सुनने की बातें आती थी कि जापान पर बम गिरेगा, हम कंडेम कर देते थे, इस बार इसने ऐसा चला दिया जो हमारे ऊपर जाके गिरेगा, अब क्या करें। इस बात को लेकर के कमला हैरिस भड़क गई और उन्होंने तुरंत सबको एक साथ उठा करके बुला लिया। बोले आओ और बैठ करके इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का निर्णय लो, कुछ इस तरह का डिसीजन लो ताकि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सके। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग है, जिसके अंदर ये टेस्टिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर रियल में चला दिया जाए तब तो युद्ध ही शुरू हो गया। युद्ध से पहले जितने भी हथियार आप चला के दिखाते हो वो टेस्टिंग में ही काउंट किए जाते हैं। अमेरिका ने साउथ कोरिया से कहा, जो कि उसका बिल्कुल पड़ोसी है, कि सुनो तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने तुम्हें F-35 दे रखा है, बढ़िया से चला करके इसको आसमान में F-35 दिखाओ और बताओ कि हम तुम्हारी मिसाइल चलने से पहले ही अपने F-35 से तुम्हारे ऊपर गोला गिरा देंगे, और जब वो गोला गिरेगा तुम्हारी मिसाइलों के ऊपर, तुम्हारी मिसाइलें उड़ने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। साउथ कोरिया ने अपने द्वारा बड़ी मात्रा में F-35 फ्लीट जो ये उड़ रही है, इसे चला करके दिखाया और उसके मन में एक डर बिठाने का प्रयास किया कि F-35 का डर नॉर्थ कोरिया के अंदर बैठ जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। हालांकि नॉर्थ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया है, उसमें इस प्रकार का कोई डर बैठने की संभावना पहले से ही खत्म है। वो ये मानता है कि ये उड़ने वाले जो विमान हैं इनको भी हम मार गिराएंगे, कोई लोड लेने की बात नहीं है। और फिर वही वाली बात, उसे कुछ खोने के लिए नजर आता नहीं है। इस तरह की मिसाइल टेस्टिंग बढ़िया से की गई और टारगेट पर हिट की गई। अब मजेदार बात केवल इतना ही नहीं है, केवल मनोरंजन हो रहा होता, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं चीजों को। हमारे साथ क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया मतलब मनोरंजन। आप में से कई सारे लोग तो ना, यकीन मानता हूं मैं, ये बिलीव ही नहीं करते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल पावर है भी। देखो भले ही उसका हंसना आपको हंसी दे जाता हो, सच्चाई बात यह है कि दुनिया की बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से चलकर दूसरे कॉन्टिनेंट पर जा गिरे ऐसी कोई मिसाइल है।
ऐसी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया रखता है। इंडिया जैसे देश के पास दुनिया के कुल 7-8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ऐसी मिसाइलें हैं, उनमें से नॉर्थ कोरिया एक है। यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाने वाली। आप भले इज्जत ना दें, लेकिन चीन और रशिया इसे भरपूर इज्जत देते हैं। यही कारण है कि रशिया ने हाल ही में बयान दिया है और कहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये कुछ वैसी हरकतें हो रही हैं कि नॉर्थ कोरिया को बचाव किया जाता है। और बचाव कैसे किया जा रहा है? रशिया ने अमेरिका को कहा है, स्लैम किया है, यानी कि एक तरह से कहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अलाइव फॉर टेस्टिंग नॉर्थ कोरियाज पेशेंस, यानी कि तुम जो है ना, अमेरिका और अमेरिका के साथ वाले लोग जो हैं वो नॉर्थ कोरिया का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, और तुम्हारे पेशेंस के ऊपर ही उसने इस प्रकार की टेस्टिंग की है। रशिया ने उल्टा अमेरिका को भला बुरा कह दिया बजाय नॉर्थ कोरिया की किसी भी टेस्टिंग को कंडेम करने के। अब आपको मैं थोड़ा विस्तार से लेकर चलता हूं पूरी घटना के अंदर। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट के ऊपर तुरंत बुलाई गई। तुरंत बुला करके कहा गया कि बताइए ये जो आज काम हुआ है इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। अब मैं आपको और थोड़ा अंदर ले चलता हूं। ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या है? जैसे हमने G20 के बारे में तो विस्तार से चर्चा की, बिल्कुल वैसे ही एपेक के बारे में भी आप चर्चा कर लीजिए। देखिए, एशिया और पैसिफिक का एक तरह से समझिए, पैसिफिक बोले तो प्रशांत महासागर के आसपास रहने वाले देश, और एशिया के प्रशांत महासागर से जुड़े हुए देश, इनका एक संगठन है 21 देशों का, जिन्होंने इस बार एक थीम जिसका नाम था ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस, इस थीम के साथ इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया। 2018 इन पर्सन जो मीटिंग थी वो 2018 एंड 2019 में चिली के अंदर कैंसिल कर दी गई थी। 2019 में उसके पीछे के बहुत सारे कारण, जिनमें से आपको पता भी है कि कोरोना का आना और प्रदर्शनों का होना, ये सब शामिल थे। इस बार का एपेक थाईलैंड के अंदर 16 से 19 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल G20 की तरह ही समझिए, जैसे G20 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, ऐसे ही G20 में दुनिया भर की सारी इकोनॉमी आई थी, है ना, 20 बड़ी इकोनॉमीज प्रेजेंट हुई थी। यहां पर 21 बड़े देश एकत्रित हुए थे, लेकिन इसमें एक क्षेत्र स्पेसिफिक के लोग थे, पैसिफिक ओशन के, स्पष्ट रूप से, ठीक है। अगर उनको हम मैप पर देखने का प्रयास करें तो आप यहां देख सकते हो, ये पैसिफिक ओशन रहा, और इस पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाले देश, यानी इसमें इंडिया शामिल नहीं था। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो इसमें इंडिया नहीं है, ये पैसिफिक ओशन है, इसके ईस्ट और वेस्ट वाले जो देश है ना, केवल वही शामिल है। इसमें इंडिया क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ जो देश थे उन्हीं को बुलाया गया था, यानी कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इधर की तरफ चिली है, ऐसे इस तरह के जो देश है ना वो इसके अंदर शामिल है। कुल 21 देश इसके अंदर बुलाए गए, ठीक है। इन 21 देशों में नॉर्थ कोरिया भी शामिल नहीं है। अब यार देखो, आप ऐसे समझो, मैं आपसे यह कह दूं कि इस कॉलोनी के सभी लोग इस शादी के फंक्शन में इनवाइटेड हैं। अब मैंने ये निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन अगर मैं आपको यह भी कह दूं कि इस घर को छोड़कर सब लोग इनवाइटेड हैं, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब किसी घर को छोड़कर के आप लोग इनविटेशन किसी को देते हैं, तो जिस घर को आपने छोड़ा है उसको कितना ह्यूमिलिएशन फील होता होगा। ये सोचो कि आप साउथ कोरिया को बुला रहे हो, आप चाइना को बुला रहे हो, आप रशिया को बुला रहे हो, आप जापान को बुला रहे हो, लेकिन एक छोटा सा घर आपने छोड़ दिया। ये देखो, ये रहा, शायद आपको दिखाई दे जाए, नॉर्थ कोरिया। इसको नहीं बुलाया। अब आपने इसको नहीं बुलाया तो ये अपनी हाजिरी तो लगाएगा ना, मैं यही हूं, आप कहां तलाश रहे हो मुझे? मैं बिल्कुल बगल में बैठा हुआ हूं, और जब बगल में बैठा हुआ हूं और आप मुझे काउंट नहीं कर रहे हो तो मैं अपनी हाजिरी तो लगाऊंगा। और अपनी हाजिरी के दौरान इन्होंने जो कारनामा किया वो आपके सामने है। आज के दिन क्या होता है, जापान ने इस मीटिंग के अंदर जाकर के शिकायत करी। क्या शिकायत करी? ये देखो, नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल चला दी है। ये खबर जैसे ही बाहर आई रॉयटर्स के हवाले से कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मिसाइल फायर की है। अब ये कैसी मिसाइल है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिक चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। असल में हुआ क्या, ये जापान के मात्र 130 किलोमीटर दूर ही गिरी। अब आप पूछेंगे कहां, तो जापान और कहां अमेरिका। एक बार ना थोड़ा सा मैप और समझ लीजिए ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए। मैंने आपसे कहा ये रहा नॉर्थ अमेरिका, है ना, ये नॉर्थ कोरिया, ये रहा जापान, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया से फ्लाइट चलती है और यहां गिर जाती है। इससे अमेरिका जो यहां बैठा हुआ है, इसे चिंता करने की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस लगाओ। मिसाइल यहां से यहां चली तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन हो तो किसको हो? जापान को हो, या जापान में अमेरिका के जो सैनिक रहते हैं उनको हो। अभी तक क्या होता था, जितनी भी बार ये टेस्टिंग करता था तो उस टेस्टिंग से जापान को डर लगता था
साउथ कोरिया में बैठे हुए अमेरिकी सैनिकों को डर लगता था। अमेरिका सोचता था कि मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दे दी कि मैं इतना दूर बैठा हुआ हूं कि मैं मेरे दुश्मनों से, भाई इस तरफ के जो लोग हैं अटलांटिक ओशन के नजदीक के जो दोस्त हैं वो तो मैंने मित्र बना रखे हैं, बाकी औरों से मैं बहुत दूर हूं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, एकदम सेफ फीलिंग थी इसको। ये लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी है इस इधर से इधर तक पैसिफिक ओशन के अंदर, तो बोले अपने पास कोई टेंशन नहीं है। इसको अपनी जगह का बड़ा गुमान था, खुद दुनिया में कहीं भी चला जाए, क्योंकि दुनिया तो पूरी एक दूसरे के अंदर घुस के बैठी हुई है इसको, लेकिन हमारे ऊपर बड़ी दिक्कत थी। अब क्या होता है ना जी, इसको अगर आप ध्यान से समझें, दुनिया के देशों ने तरीके अपनाए। तरीके क्या अपनाए? बोले तेर को हम बिना मारे ही बता देंगे कि तेर को मार रहे हैं। आप पूछेंगे ये कैसे होता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति मिसाइल चलाए, यूं सीधी चलाए, यूं गई और जाकर के मिसाइल चलाई 15,000 किलोमीटर दूर ले जाकर के, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको टारगेट किया गया है। तो दुनिया के लोग ये कैसे पहचानते हैं कि ये मिसाइल इतना दूर तक मार कर सकती थी? देखो, आसमान में कोई सीमा नहीं है, तो अक्सर देश क्या करते हैं, जब किसी दूसरे देश को निशाना बनाना होता है तो उसको नहीं बताते कि तेरे ऊपर निशाना है, ये खुद के ऊपर की तरफ वो फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? सैटेलाइट, ये मिसाइल चलाते हैं। तो इस बार नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल चलाई है ना, ये लगभग 6,500 किलोमीटर ऊपर चली गई। इसका मतलब 6,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर आप इतना दूर फेंक सकते हैं तो 13,000 किलोमीटर तो ये सीधा चली गई। ये तो आपने स्ट्रेट ऊपर तक भेज दी, और जब आपने स्ट्रेट ऊपर तक भेज दी और हल्का सा टिल्ट हुआ, 15,000 की दूरी फिल हो गई आपकी। एक तो स्ट्रेट मोशन और एक परवलयाकार आकृति। परवलयाकार आकृति में तो ले जाके आपने सीधा दाएं कर दिया। अब ये जो स्थिति है ना, ये अमेरिका को पता चली, तब अमेरिका की नींदें उड़ी कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है। क्यों? क्योंकि गिरने को तो भले ही ये जापान के बिल्कुल नजदीक गिरी हो, कहने के लिए तो लोगों को यही लगेगा कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल चलाई, जापान के बगल में गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है, समुद्र का पास था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15,000 किलोमीटर की बात कहां से बाहर आ गई? इसका मैं तरीका आपको बताता हूं, एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। इसने यहां से चलाई, यहां गिरी, लोगों को लगा सिंपल बात है। टेंशन इस बात से नहीं हुई, टेंशन किसी और बात से हुई। क्या भाई साहब? 22 मैक की आवाज से, कितना आवाज की गति से 22 गुना तेजी से यह मिसाइल चलाई गई, जो 2100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। इसके अंदर थोड़ा सा आप नजरिया देखें। मैं आपको ना मिसाइल टेस्टिंग के बारे में नहीं, यह मैप दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इसे समझ गए तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, ये जहां से मिसाइल चली थी ना, ये वाली जगह समझो ये नॉर्थ कोरिया है। अब अगर ये नॉर्थ कोरिया है तो इस नॉर्थ कोरिया से मिसाइल में यूं चलाता, इतना दूर 15,000 किलोमीटर जाकर के यहां अमेरिका आता। अमेरिका को तो डरना तभी चाहिए था। मैं ऐसे चला नहीं सकता, क्योंकि मुझे डर है कि दूसरे देश पे चलाने का तुरंत कोई प्रतिरोध आ सकता है। भाई साहब, मिसाइल ऐसे नहीं चलाई हमने। कैसे चलाई? यूं ऊपर चलाई। ऊपर चलाई, ये बिल्कुल ऐसे समझो ना, जैसे कई बार आपको बॉल फेंकने का मन करता है, लेकिन आपको पता है कि घर बहुत छोटा है, तो बॉल कहीं आसपास फेंकने की जगह ऊपर की तरफ निशाना बना के फेंक लेते हैं हम। उससे क्या होता है? अपने मन की भड़ास निकल जाती है फेंकने की, ऊंचाई तक जाकर के वो चीज वापस लौट के आएगी, अपना काम आसान हो जाता है। एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया ने ऐसा ही किया। क्या किया? देखो, इसने मिसाइल चलाई और ये ऊपर ले गया मिसाइल को। देखो आप यहां पर, आप ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, लगभग 6300 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइल चली गई, और यह मिसाइल इतना ऊपर तक जाकर के फिर नीचे लौट कर आई है। आप यह तारीख देख लो, 18 नवंबर। समझ गए? 6300 किलोमीटर ऊपर, और ऐसे करके 1000 किलोमीटर आगे जोड़ो। 6300 13,000 और प्लस एक 14,000। 14,000 तो सिंपल कैलकुलेशन में बैठ रहा है, और अमेरिका इससे मात्र 15,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सोचो आप, 15,000 किलोमीटर की दूरी पर है अमेरिका, तो ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका को तो चिंता होना लाजमी है। अमेरिका कह रहा है कि इसने तो मेरे ऊपर ही भेज दी मिसाइल।
ये जो मिसाइल इन्होंने चलाई थी ना, यहां पर जो आपको दिख रही है, इस मिसाइल की वजह से ही इसका नाम पड़ गया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इस बात को जैसे ही बात चला तो आप देख सकते हो ये न्यूज इसलिए बड़ी न्यूज बन गई क्योंकि इन्होंने इस बार जो मिसाइल चलाई है वो अमेरिका के धरती पर गिर करके संभव है, यानी अमेरिका का मेन लैंड अमेरिका है ना, उस पर जाकर गिर सकती है। जापान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह असल में जहां गिर सकती है वो क्या जगह है, मुख्य अमेरिका की भूमि है। इसी वजह से जब यह घटना हुई इसके तुरंत बाद जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा के मुताबिक यह मिसाइल पश्चिमी जापान के आइलैंड ओशिमा से 210 किलोमीटर दूर गिरी थी। दुनिया के लिए तो यह बिल्कुल जापान के नजदीक थी, लेकिन असल में चूंकि यह बैलिस्टिक मिसाइल 6000 किलोमीटर की ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर चुकी थी, तो यह रेंज इतनी ज्यादा है कि यह 15000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। आई बात समझ में? 15000 किलोमीटर तक अगर जा सकती है तो यह न्यूज जापान के लिए जितनी बड़ी है उससे ज्यादा न्यूज ये अमेरिका के लिए बड़ी है। अभी तक जापान डरता था। आप सोचो जापान में कितना डर है कि उसने बकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी किए। मैंने आपको पहले भी कहा है जापान के अंदर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं, किसी पर अटैक करने की क्षमता जापान के पास नहीं है। अब वो विकसित करेगा। मैंने ये न्यूज करी है आपके लिए कवर, देखी होगी आपने। यहां पर देखिए इन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं, वेसल्स हैं और जितनी भी हमारी संपत्ति है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कोरिया ने मिसाइल चलाई है, नॉर्थ कोरिया ने। इसके साथ साथ जितने भी पॉसिबल मेजर्स हैं उनको तुरंत आकस्मिक घटना से बचने के लिए तैयार रखा जाए। गलती से कुछ हो जाए तो हम राहत कार्य चला देंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह घटना जैसे ही हुई, जितना जापान डरा उससे ज्यादा अमेरिका डरा। और अमेरिका जैसे ही जला तो उसने लिखा कि स्टॉप डिस्टेबलाइजिंग एक्ट, कमला हैरिस ने कहा। और किनसे कहा? दुनिया भर के नेताओं से कहा, वर्ल्ड लीडर्स से कहा। कौन सी बैठक में कहा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अंदर कहा कि भाई इसके लिए अब आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा। अब जब ये बातें रोकने की आई तो रोकने के ऊपर सभी देशों के ऊपर जिम्मेदारी आई। जानकारियां बाहर निकलना शुरू हुई, सबकी हालत खराब हो गई कि यार इसने ऐसा मिसाइल टेस्ट कर लिया है जो केवल अब दक्षिण अमेरिका को छोड़कर दुनिया के हर देश पर जाकर मार कर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा परीक्षण इसने कर दिया। मतलब नॉर्थ कोरिया जिसे आप हल्के में ले रहे थे, उसने ऐसा मिसाइल चलाया है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र अब उसकी रेंज से नहीं बचा। केवल अब यह वाला क्षेत्र बचा है जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी है नहीं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी मिसाइल की जो अब तक ज्ञात रेंज थी वो 13000 किलोमीटर थी। हैसोंग 15 के नाम से जो मिसाइल थी जो यहां तक मार कर सकती थी, अब इसने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। परीक्षण करके दिखा दिया है, प्रूवन तरीके से आ गई है। अब जब चीज ये आ गई है तो ऐसी स्थिति में बयानबाजी तो शुरू होनी ही थी, टेंशन भी शुरू होनी थी, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि जब कोई ऐसा देश जिसके पास में खाना खाने की दिक्कतें हैं, जिसके पास में सब तरह से क्राइसिस है, वो ऐसे परीक्षण कर रहा है तो दुनिया में अशांति तो आनी ही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस साल ये 34 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है अभी तक। और जब ऐसी स्थिति आई तो दुनिया भर के नेताओं ने एक साथ मिलकर के इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध में एशिया पैसिफिक में आए हुए नेता, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, सब ने बैठ करके इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की। निंदा का मतलब यह होता है कि हम लोग कैसे तैयार हों। आपके मन में सवाल आएगा यह घटना शुरू कहां से हुई? साथियों, एक ट्रीटी हुआ करती थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिस पर हमने तो हस्ताक्षर नहीं कर रखे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से 1968 के अंदर यह बाहर आ गया। इसने कहा कि 2003 के अंदर यह बाहर आ गया, बोले मैं इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मतलब करके भी निकल के बाहर आ गया। और तब से इसने मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया। यूएन में मल्टीपल टाइम इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रखे हैं, लेकिन कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सर ऐसी क्या कारण हुए कि नॉर्थ कोरिया ने इतनी बड़ी घटना के समय पर अपना मिसाइल परीक्षण किया? नॉर्थ कोरिया का अपना स्टैंड है। नॉर्थ कोरिया केवल इतना कहता है कि भाई मैंने मिसाइल इसलिए चलाई क्योंकि तुम लोग मेरे खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर के रणनीति बनाते हो। कौन लोग? जापान और साउथ कोरिया। इसका कोई प्रमाण है क्या? बिल्कुल है। इसका प्रमाण यह है कि जापान और साउथ कोरिया ने हाल ही में 13 नवंबर के दिन
प्योंगयांग न्यूक्लियर टेस्ट करे या ना करे इसके खिलाफ बैठ के रणनीति बनाई थी। प्योंगयांग बोले तो नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नॉर्थ कोरिया ने 13 नवंबर के अगले ही दिन इनको धमका दिया था, पहले से भी धमका रखा था कि भाई देखो बात ऐसी है कि आप लोग अगर कुछ भी करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा, आप मेरे खिलाफ रणनीति क्यों बना रहे हो। आप वास्तविकता भी है, मैं अगर आपसे यह कहूं कि आपने 100 घर इनवाइट किए, एक घर को छोड़ दिया, समझ में आता है, घर को छोड़ दिया, अब आप घर के 3 सदस्य आपस में बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि यदि ये ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, तो आपने उसको उकसाने की कार्रवाई की है ना भाई। अगर आपने उसको वाकई में छोड़ रखा है ठीक है, अब आप बैठकर के चर्चाएं भी कर रहे हो, इसके घर में ऐसे बम डालेंगे, इसके घर को ऐसे फोड़ देंगे, तो इन सब चिंताओं को तो यार नॉर्थ कोरिया लेगा ही ना टाइटली। और ऐसी टाइटिंग में उसने करा भी काम। उसने कहा कि देखो मैंने अब तक चाहे 2 नवंबर की टेस्टिंग की हो, जो अमेरिका ने खुद ने अनाउंस की थी कि हाँ इसने टेस्टिंग कर ली, कुछ भी की हो, मैं आपका विरोध करूंगा। अमेरिका ने हुआ क्या, जैसे ये टेस्टिंग हुई उसको कहा साउथ कोरिया को कि तुम एक काम करो, हमने तुम्हें सजाने के लिए F-35 थोड़ी दिए हैं, उनको उड़ाओ और इसको डराओ थोड़ा सा। बोले ठीक है डरा देंगे। तो इन्होंने अपना F-35 अमेरिका ने जो इनको दिया हुआ है, अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट मानता है, इसको उड़ा दिया कि भाई दिखाओ इनको, ये डराओ जरा। बोले किस बात के लिए कि हमारे पास, तुम्हारे पास तो केवल मिसाइल है, हम तुम्हारी मिसाइल के चलने से पहले ही तुम्हारे सिस्टम को तबाह कर देंगे। अब साउथ कोरिया ने इनके कहने पर पूरी इस प्रकार से फ्लाइट्स की परेड करा दी, बढ़िया से दुनिया को दिखाने के लिए अपना पूरा हुजूम निकाल के दिखा दिया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको यह कहा था कि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में एक ऐसा परीक्षण किया है कि ये चलते हुए व्हीकल से भी टेस्टिंग कर सकता है। तो इसको भी दिखाने के लिए साउथ कोरिया ने क्या किया, एक मिसाइल परीक्षण के दौरान इस F-35 से बकायदा एक मिसाइल गिराई जाती है और गिरा करके, अब देखो ये प्रोवोकेटिंग नहीं है तो क्या है, नॉर्थ कोरिया के नाम पर एक डमी जहाज, डमी ट्रक चलता हुआ दिखाया कि नॉर्थ कोरिया को समझाया कि देखो ऐसा अगर डमी ट्रक चल रहा होगा तो हमारा F-35 तुम्हारे चलते हुए ट्रक को ऊपर से ही टारगेट बना सकता है। नीचे ट्रक दिखाया और ट्रक के ऊपर इन्होंने बकायदा हमला करके दिखाया F-35 के माध्यम से। आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, यानी इन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कैसे किया। पहले मिसाइल नीचे गिराई नॉर्थ कोरिया को धमकाने के लिए कि तू गलतफहमी में मत रहना, हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो चलते हुए टारगेट को भी हम बस्ट कर सकती हैं, तो तेरे पास में अगर फोड़ने के लिए कुछ है तो हमारे पास चलते हुए टारगेट को नष्ट करने के लिए मिसाइलें हैं। अब आप पड़ोस में बैठ करके शक्ति प्रदर्शन करोगे तो यार वो तो विरोध करेगा ही ना, और उसका विरोध सबके सामने आ गया है। ठीक है, बाइडेन ने हाल ही में शी जिनपिंग को भी कहा कि भाई तुम एक काम करो, हर बार नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए आगे क्यों आ जाते हो, उसको मना करो। वो हर बार हम उसके ऊपर सैंक्शन लेने की बात जाते हैं, चाइना और रशिया मिलकर सामने आ जाते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगने देंगे। अगर यही स्थितियां रही तो दिक्कत हो जाएगी। रशिया ने साफ साफ कहा, बोले सर बात दोनों तरफ से हाथ की ताली बजती है, चूंकि हमें लगता है कि आप उसको उकसाते हो कि देख हम तेरे बारे में क्या विचार करते हैं, तो सर वो भी उकसाने के बाद अपना प्रतिरोध कैसे दिखाए, वो हवा में फायर कर देता है जिससे हवा में ही आपकी हवा निकल जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे को समझा लो, वास्तविकता में दोनों को ही एक दूसरे के साथ बैठने की आवश्यकता है, तीसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल के लिए जानकारी खत्म होती है, आप सबके लिए एक छोटी सी जानकारी साझा की जाती है और वो ये है कि कल रविवार दोपहर 1 बजे मैं आ रहा हूं अनअकैडमी के दिल्ली वाले सेंटर पर। कल नहीं 20 तारीख को, सॉरी माफी चाहूंगा, परसों रविवार के दिन 20 तारीख के दिन दोपहर 1 बजे मैं अनअकैडमी के सेंटर पर प्रेजेंट रहूंगा जो कि पूसा रोड पर है। यदि आप में से कोई साथी वहां पहुंचना चाहता है, समय है उसके पास मिलने का, तो निश्चित पहुंचे। हमने एक लिंक आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है जिस पर जाकर आप गूगल फॉर्म भर दें और उस गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें आपके बारे में पता चल जाए कि आप कब आ रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से वहां पर बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था कर दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।